गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं प्रशांत कुमार और आप मेरे संग देख रहे हैं करियर मिरर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं मेरे संग करंट अफेयर्स। आज जो करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो 27 और 28 सितंबर 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जैसा मैं आपके लिए लेकर आता रहा हूं। ये आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए बेहद उपयोगी सेशन है। आप इसे देखना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना समय गवाए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बनकर आया है। पहला क्वेश्चन आपके लिए देखिए। पहला क्वेश्चन जो बनकर आया है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका आंसर हो जाएगा देवव्रत मुखर्जी। क्या हो जाएगा? देवव्रत मुखर्जी को क्या चुना गया है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष? यही है देवव्रत मुखर्जी। ठीक है, देखिए यूनाइटेड ब्रूअरीज के मुख्य विपणन अधिकारी देवव्रत मुखर्जी को 2021-22 के लिए सर्वसम्मति से ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में एबीसी भी कहते हैं, इसका अध्यक्ष चुना गया है। अब देखिएगा इसे, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के बारे में आपको बता दूं कि एबीसी एक गैर लाभकारी संचालन लेखा परीक्षा संगठन है। यह भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं सहित प्रमुख प्रकाशन के प्रसार को प्रमाणित और लेखा परीक्षण करता है। आप इसे याद रखिएगा। चलिए, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहां? मुंबई, भारत में है। चलिए अगला क्वेश्चन बनकर आया है कि इस बार पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित किया गया है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित किया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जिस केंद्रीय मंत्री के द्वारा पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित किया गया वो है अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। देखिए क्या है, यह अमित शाह का फोटो आप देख रहे होंगे। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया और उसे संबोधित किया। मंत्री ने सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के दृष्टिकोण और उनके रोड मैप के बारे में भी बताया। इस सम्मेलन में कौन कौन से लोगों ने, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किस कंपनी ने पार्टिसिपेट किया? तो इफको, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसको फुल फॉर्म बोलते हैं, अमूल, सहकार भारती, नेफेड, क्रुफको और सभी सहकारी समितियों द्वारा संयुक्त रूप से यह किया गया था। मतलब पार्टिसिपेट इन लोगों ने करके इसे क्या किया गया, इस प्रकार से नए कार्यक्रम को भारत में लागू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है? सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन बनकर आया है। सुप्रीम कोर्ट से क्या क्वेश्चन बनकर आया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा फास्टर नाम से। किस नाम से? फास्टर। देखिए क्या है, सबसे पहले तो आप फास्टर का फुल फॉर्म जान लीजिए। फास्टर का फुल फॉर्म होता है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। यह एक ऐसा प्रणाली है जिसके तहत क्या किया जाएगा, अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को हस्तांतरित करने के लिए फास्टर प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। जितने भी लोग जेल में हैं उनकी रिहाई होने के बाद भी वो जेल में ही रहते हैं, इस दुरुपयोग को रोकने के लिए यह फास्टर, एक प्रकार से फास्टर ई प्रणाली को लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फास्टर प्रणाली के तहत अदालतें जेलों में ड्यूटी अधिकारी को सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से जमानत आदेश, स्थगन आदेश, अंतरिम आदेश और कार्यवाही की ई प्रमाणित प्रतियां भेज सकती है। ठीक है, देखिए क्या है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? वेंकटेरमन। और भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन जो बनकर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? तो एवरी साल विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। देखिए यह आप एक प्रकार से बीच में नदी को देख रहे होंगे और नदी का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसे आप और हम सब अच्छे तरीके से वाकिफ है। चलिए, विश्व नदी दिवस 2021 का विषय क्या है? हमारे समुदायों में जलमार्ग, वाटरवेज इन आवर कम्युनिटीज, मतलब हमारे समुदायों में जलमार्ग। देखिए 2005 से हर साल
सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है विश्व नदी दिवस, वर्ल्ड रिवर डे। क्योंकि 2021 में ये कब मनाया गया, तो 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया गया। तो आपसे कभी पूछा जाए कि विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है, तो सितंबर के चौथे रविवार को, और 2021 में कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 26 सितंबर को। तो आप ये चीज याद रखिएगा। चलिए, विश्व नदी दिवस के संस्थापक कौन है, तो मार्क एंजेलो। क्या नाम है, मार्क एंजेलो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिवस के ऊपर ही बनकर आपके लिए आया है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो एवरी ईयर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। कब, 26 सितंबर को। देखिए 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ IFEH ने 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की। फेडरेशन द्वारा इस दिन की शुरुआत 2011 में इसी दिन से इंडोनेशिया में एक बैठक के दौरान की गई थी। ठीक है, देखिए 2021 विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है, आप विषय के बारे में देख लीजिए। वैश्विक सुधार में स्वस्थ समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है, इसका एक तरीकेकार से मोटो, विषय, थीम। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ की स्थापना 1986 में हुई थी और इसका मुख्यालय का है लंदन, इंग्लैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है एवरी ईयर। कब, 26 सितंबर को। कब, बी नंबर, 26 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 26 सितंबर को परमाणु हथियार के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में मनाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है। स्थापित 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हुई थी और इसके महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। चलिए इस दिन का उद्देश्य क्या है, परमाणु हथियारों से मानवता के लिए उत्पन्न खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता को कैसे बढ़ाना है, इसका यह उद्देश्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 7वां नंबर क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो एवरी ईयर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब, 27 सितंबर को। देखिए कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। तो विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या है, समावेशी विकास के लिए पर्यटन। क्या है, 2021 का विषय है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। आप इसे याद रखिएगा, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, चलिए 1980 के बाद से विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज ही के दिन 1970 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की विधियों के द्वारा अपनाया गया था, जिन्हें वैश्विक पर्यटन में मील का पत्थर यह साबित हुआ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहां है, तो मैड्रिड, स्पेन में। इसके अध्यक्ष कौन है, तो जुराब पोलो लिक्सिविली। और इसका ये संयुक्त गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1974 को। कब, 1 नवंबर 1974 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है। आप जानते हैं कि हाल में ही एक चक्रवाती तूफान टकराया है किससे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। तो उस चक्रवाती तूफान का नाम है गुलाब। उस गुलाब चक्रवाती तूफान जो गुलाब आया है, उस गुलाब नाम किस कंट्री के द्वारा दिया गया है, तो क्वेश्चन इसी पर बन के आया है कि चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के 2 राज्य यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया है, यह नाम किस देश ने दिया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें आंसर बन के आएगा पाकिस्तान के द्वारा यह नाम दिया गया है। देखिए क्या होता है, देखिए तूफान नाम, इस तूफान को किसने नाम दिया है, गुलाब, पाकिस्तान ने। आपको मालूम है कि यह साल 2 तूफान आया था। 17 मई को एक तूफान आया था जिस तूफान का नाम था ताउते। उसका नाम किसने दिया था, म्यांमार ने, और यह गुजरात से टकराया था। एक 25 मई 2021 को तूफान आया था जिस तूफान का नाम था यास, और यह कहां टकराया था, उड़ीसा से टकराया था, जिसका नाम ओमान ने दिया था। किसने दिया था, ओमान ने दिया था। यह नाम कैसे दिए जाते हैं, किस प्रकार से दिए जाते हैं, आइए थोड़ा इस बात को भी सीख लेते हैं। देखिए
हिंद महासागर के तूफान कैसे तय होते हैं? तो हिंद महासागर में जो तूफान आते हैं उनका नाम कैसे तय होता है, ये देखिए। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड ने भारत की पहल पर, किसके पहल पर? भारत की पहल पर 2004 से चक्रवाती तूफानों को नाम देने की व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, तो ये जितने भी कंट्री, 8 कंट्री, इन्होंने भारत में जो भी तूफान आता है उनको बारी बारी करके एक नाम देते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद 2018 में इसमें ईरान भी, कतर और सऊदी अरब, यूएई और यमन भी जुड़ गए। यह अब 13 देश पहले से ही नाम का लिस्ट बनाकर रखते हैं। ये 13 देश पहले से ही लिस्ट का नाम बनाकर रखते हैं, और जैसे जैसे चक्रवात इन 8 देशों के किसी भी हिस्से में पहुंचता है, सूची में मौजूद अलग अलग नाम इस चक्रवात को दे दिया जाता है। इससे चक्रवात की न केवल आसानी से पहचान की जाती है, बल्कि बचाव अभियानों में भी इससे मदद मिलती है। आप इसे याद रखिएगा। और एक चीज और, किसी भी नाम को दोबारा दोहराया नहीं जाता है, आप ये चीज भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है, देखिए क्या बनकर आया है। देखिए कि 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई, किस रूप में? अनंत्योदय दिवस के रूप में। ये इनकी कौन सी जयंती थी? तो ये इनकी 105वीं जयंती थी। किनकी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। देखिए 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती मनाई गई। भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को अनंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 को, और मृत्यु कब हुई थी? 11 फरवरी 1968 को। स्वतंत्र भारत में, ठीक है, स्वतंत्र भारत में मुगल सराय रेलवे स्टेशन के आसपास इनकी हत्या कर दी गई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुगल सराय जंक्शन का नाम भी बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया है, और एक कांदला बंदरगाह है, उसका नाम भी दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बागवानी बीमा योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो मतलब किस राज्य की सरकार ने एक मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हरियाणा राज्य ने। किसने? हरियाणा ने। देखिए हरियाणा सरकार ने अपने राज्य की बागवानी किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए उनके लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 21 तरह के फल, सब्जियां और मसालों की खेती बीमा कवर के दायरे में आएगी, और इस योजना के तहत किसानों को सब्जियों और मसालों की फसल के लिए 750 रुपये, फल की फसल के लिए कितने रुपए? 1000 रुपये का मामूली भुगतान करना होगा। इसके मतलब एवज में उन्हें क्रमशः 30,000 रुपये, 40,000 रुपये का क्या दिया जाएगा? बीमा का आश्वासन दिया जाएगा। ठीक है, देखिए हरियाणा से एक खबर बन के आया है, इसलिए हरियाणा का गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, और राजधानी है चंडीगढ़, और इसके मुख्यमंत्री है कौन? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। चलिए अगला क्वेश्चन बनकर आया है। देखिए एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार, मतलब एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार भारत की कौन सी कंपनी बना रही है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जिस कंपनी के द्वारा भारत एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार बनाई जा रही है उसका नाम है बिनाटा एरो मोबिलिटी। क्या नाम है? बिनाटा एरो मोबिलिटी के द्वारा भारत की एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार बनाई जा रही है। देखिए यही है फ्लाइंग कार। ठीक है, देखिए चेन्नई स्थित यह कंपनी इस हाइब्रिड फ्लाइंग कार को बना रही है। हाइब्रिड का मतलब है कि 2 ईंधन से चलने वाला यह फ्लाइंग कार बायोफ्यूल और बैटरी से चलेगी। इसमें 2 लोग ही बैठ सकेंगे। ठीक है, देखिए यह चीज आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनकर क्या आया? देखिए अगला क्वेश्चन एक आया है एनसीआरबी की रिपोर्ट। किसकी? एनसीआरबी की रिपोर्ट। एनसीआरबी की क्राइम रिपोर्ट 2020 आई है। इसके अनुसार कितने लाख लोगों की मौत 2020 में सड़क दुर्घटना में हो गई है? तो ऑप्शन 4 है, इसका आंसर बनकर आएगा 1.2 लाख लोगों की मृत्यु 2020 सड़क दुर्घटना में हो गई। और यह रिपोर्ट किसकी है? एनसीआरबी की। ठीक है, देखिए
एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यह एक केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। यह संगठन क्राइम से संबंधित डेटा को कलेक्ट करने और एनालिसिस करने का काम करता है। रिपोर्ट का नाम क्राइम इंडिया 2020, ठीक है, जिसमें वर्ष 2020 में एक कितना 1.2 लाख लोगों की मौत हो गई। यह साल कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद औसतन हर साल से मतलब औसतन हर दिन कितने लोगों की मृत्यु हो रही है? 328 लोगों की जान जा रही है। तो मतलब हर दिन 328 लोगों की जान जा रही है। और इस साल 2020 में जो इन्होंने डाटा दिया है, सड़क दुर्घटना में 101.2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, चलिए एनसीआरबी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत सरकार गृह मंत्रालय के साथ संलग्न, यानी भारत सरकार गृह मंत्रालय के साथ संलग्न एक कार्यालय है। नई दिल्ली में इसका क्या है? इसका मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है? भारत की पुलिस के आधुनिकीकरण व सूचना प्रौद्योगिकी में सशक्त करना। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? CRR वर्मा। क्या है? श्री RR वर्मा इसके अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 मार्च 1986 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बन गया है 13 नंबर कि किस राज्य की सोजत मेहंदी को सरकार की ओर से GI टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या? राजस्थान। देखिए ये मेहंदी देख रहे होंगे आप, जो बड़ी शौक से लड़कियां मेहंदी लगाती हैं। देखिए राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार ने भौगोलिक संकेत यानी GI टैग का दर्जा मिला है। GI दर्जा उत्पाद के निर्माताओं को उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है और कई अन्य निर्माताएं अपने उत्पादों के विनिमय के लिए इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता इस मेहंदी का नाम। आमतौर पर यह दर्जा नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। तो आप इसे याद रखिएगा, GI टैग मिला है। क्योंकि राजस्थान से क्वेश्चन बन के आया है, इसीलिए राजस्थान का गवर्नर है कलराज मिश्र। राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कौन? अशोक गहलोत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है कि किस खिलाड़ी ने F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है? तो किस खिलाड़ी ने F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। आप लुइस हैमिल्टन का फोटो देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बन के आया? देखिए अगला क्वेश्चन बन के आया है कि वायुसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया मार्शल संदीप सिंह को। किसे? मार्शल संदीप सिंह को। देखिए यही है संदीप सिंह। देखिए इंडियन एयरफोर्स पे क्वेश्चन बन के आया, इसीलिए इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं और इसकी स्थापना दिवस एवरी ईयर 8 अक्टूबर को मनाई जाती है। देखिए एयर मार्शल संदीप सिंह होंगे भारत वायुसेना के अगले उप प्रमुख। VR चौधरी की ये जगह लेंगे और BR चौधरी क्या बन गए? इसके अध्यक्ष बन गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बन के आया है? देखिए हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ठीक है, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी नई प्रजातियां जोड़ी है? ठीक है, तो हाल में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी नई प्रजातियां जोड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 267। कितनी? 267। देखिए ये देख रहे होंगे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। देखिए हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पति में 267 नई प्रजातियां जोड़ी है। इससे पहले जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने वर्ष 2030 तक प्रकृति का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न स्रोतों से विकासशील देशों को अतिरिक्त 200 बिलियन, कितना? 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मांग थी। कितनी? 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मांग थी। तो कितनी नई प्रजातियां खोजी गई हैं? तो 267। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण से क्वेश्चन बन के आया है। तो थोड़ा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, ठीक है, जिस देश के पादप संस्थानों की पहचान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1890 में स्थापित किया गया था। ठीक है, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देश का शीर्ष क्या
वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। भारत में इसकी स्थापना सर जॉर्ज किंग के निर्देश पर कब हुआ था? 13वें रविवार को। कब? 1890 को हुई थी। कब? 1890 को हुई थी। कब? 1890 को हुई थी। ठीक है, किनके निर्देश पर? जॉर्ज किंग के निर्देश पर। चलिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है और यह भी याद रख लीजिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यह चीज अभी आप याद रख लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2030 तक, कब? भारत ने 2030 तक कितने हजार अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2000 अरब डॉलर। ठीक है, देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2030 तक 2000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जिस प्रकार से देश की इकोनॉमिक एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है, जिस प्रकार इंडस्ट्री नई चीजों को अपना रही है, उससे कई नई चुनौतियां पैदा हुई है। इसको देखते हुए भारत को न सिर्फ ज्यादा संख्या में बल्कि अधिक बड़े पैमानों पर बैंक की जरूरत है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है क्या चीज? देखिए कि दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का बेंगलुरु शहर कौन से स्थान पे आया है? तो ये आया है 23वें स्थान पे। कितने स्थान पे? 23वें स्थान पे। देखिए, भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में मशहूर बेंगलुरु के नाम एक और उपलब्धि जुड़ी। दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप में इकोसिस्टम रैंकिंग में शामिल होने वाला बेंगलुरु देश का एकमात्र शहर बन गया। इसको रैंक कितना मिला है? 23 और दिल्ली को मिला है 36। कितना? 36। देखिए, टॉप में कौन कौन से हैं? टॉप में है सिलिकॉन वैली जो कैलिफोर्निया में है, दूसरा न्यूयॉर्क सिटी और तीसरा न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, और ये जारी कौन करता है? ये जारी कौन करता है? लंदन जारी कर, ये लंदन का एक, ये छोटी देखना, एक है सिलिकॉन वैली जो कैलिफोर्निया का है, एक है न्यूयॉर्क सिटी और दूसरा है लंदन। तीसरा क्या है? लंदन। टॉप 3 मैंने बता दिया। और जारी कौन करता है? स्टार्टअप जीनोम। कौन जारी करता है? स्टार्टअप जीनोम इसको जारी करता है। ठीक है, चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी की लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी की लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा डी, चीन ने। किसने? चीन ने। देखिए, देख रहे होंगे क्रिप्टो करेंसी। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है जिसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारी को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रीकृत डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। हालांकि अभी तक ऐसी मुद्रा को किसी भी देश ने केंद्रीय बैंक ने मान्यता नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिसके कारण इनकी वैधता या भविष्य को लेकर अभी भी भय बना हुआ है। ठीक है, देखिए, वर्तमान में विश्व भर में 1500 से भी अधिक क्रिप्टो करेंसी प्रचलित है। पिछले दिनों सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक द्वारा घोषित लिब्रा यानी टाइम के अतिरिक्त बिटकॉइन, एथेरियम आदि क्रिप्टो करेंसी के कुछ उदाहरण हैं। क्रिप्टो करेंसी के आविष्कार का मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेन देन में बैंक या अन्य बिचौलियों की भूमिका को क्या करना है? समाप्त करना है। क्या करना है? समाप्त करना है। चलिए, तो ये जितने भी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको बताए। आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। फिर हम इसी जोश व जुनून के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।